नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 21 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 21 जून के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम रिविजन कर लेते हैं डेज का। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया था। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया था और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया था और 15 जून को क्या मनाया था, वर्ल्ड वाइन डे। ठीक है, 15 जून को वर्ल्ड वाइन डे और 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड डॉट और 20 जून को क्या मनाया था, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया था हमने 20 जून को। और दोस्तों आज है 21 जून और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो देखिए 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय के सामने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था ये? 27 सितंबर 2014 को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून 2015 में पहली बार इसे विश्व स्तर पर मनाया गया। अच्छा, 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस? तो देखिए भारतीय संस्कृति के अनुसार यह दिन पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त होने के बीच के समय का अंतराल सर्वाधिक होता है। इसी दिन से सूर्य की गति की दिशा दक्षिणायन होती है और सूर्य की यह दक्षिणायन स्थिति योग के द्वारा आध्यात्मिक विधा प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। और 21 जून को एक ग्रीष्म ऋतु की संक्रांति भी कहा जाता है। यही कारण था कि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया। ठीक है, और देखिए इसकी थीम क्या थी, 2020 की थीम देखें हम तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये 2020 की थीम थी। और अभी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है 2021 में? योगा फॉर वेल बीइंग। ठीक है, याद रखिएगा योगा फॉर वेल बीइंग। सबसे पहले हम कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश का पहला 100% स्मार्ट मीटर वाला शहर कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा महू। ठीक है, और महू किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये आता है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में और अभी महू का नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। और देखिए हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये इंदौर में है और अभी इसके जो प्रबंध निदेशक है वो कौन है? तो वो अमित तोमर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस शहर की अंतरा करवड़े को पूर्वोत्तर में उनकी साहित्य सेवा के लिए हिंदी सेवी सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर की है। ठीक है, तो देखिए पूर्वोत्तर हिंदी एकेडमी ये कहाँ पर है? ये शिलोंग में है और शिलोंग मेघालय की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उसी में अंतरा करवड़े को मिला है हिंदी सेवी सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, टोक्यो ओलंपिक के लिए घोषित भारत की महिला हॉकी टीम में ग्वालियर हॉकी एकेडमी या मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी से किसको शामिल किया गया है? तो देखिए पी सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया, तो इन तीनों खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था? उपरोक्त सभी। और देखिए ये वंदना कटारिया है और ये है मोनिका और ये है पी सुला चानू। और यहाँ पर देखिए जो हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी टीम है, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी टीम से किस किस का चयन हुआ है? तो एक सागर प्रसाद, विवेक सागर प्रसाद का और एक नीलकांता, 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अच्छा बात करें यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी एकेडमी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर मिले आपको? भोपाल में मिलेगा। स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की महिला हॉकी एकेडमी की, तो इसका मुख्यालय आपको ग्वालियर में मिलेगा और इसकी स्थापना 2006। अभी मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी की कोच कौन है? तो ये परमजीत सिंह हैं। और मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी के कोच कौन है? तो समीर दाद है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, पंडित माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत का वैचारिक पुनर्जागरण और माधवराव सप्रे विषय पर वेबिनार के आयोजन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, और ये है पंडित माधवराव सप्रे जी। ठीक है, तो इनकी 19 जून को 150वीं जयंती थी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये उषा ठाकुर है। माधवराव सप्रे जी का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया में
19 जून 1871 को हुआ था और अभी हमने 19 जून 2021 को इनकी 150वीं जयंती बनाई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पथरिया में सप्रे जी की याद में भारत सरकार की ओर से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्यक्रम किसकी ओर से रखा गया था? तो ये भारत सरकार की ओर से रखा गया था। और देखिए माधवराव सप्रे संग्रहालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। तो इसके संस्थापक कौन है? ये विजय दत्त श्रीधर है। इनका नाम भी याद रखिएगा। प्रखर चिंतक, साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक पंडित माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को भारत का वैचारिक पुनर्जागरण और माधवराव सप्रे विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया था। तो समारोह के मुख्य जो अतिथि थे वो कौन थे? केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। और यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये भी कहाँ है? ये भोपाल में है, ठीक है, तथा भारतीय जन संचार संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। भारतीय जन संचार के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो वरिष्ठ पत्रकार एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जो अध्यक्ष है राम बहादुर राय द्वारा की गई। यहाँ पर महत्वपूर्ण वैचारिक पत्रिका है एक मीडिया विमर्श, तो इसके माधवराव सप्रे पर केंद्रित विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया। इसका नाम याद रखिएगा, मीडिया विमर्श। और पत्रिका का संपादन डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने किया। तो पंडित माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत का वैचारिक पुनर्जागरण और माधवराव सप्रे विषय पर वेबिनार के आयोजन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डी की बीमारियों के इलाज के लिए मध्य प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहाँ पर बनेगा? ये भोपाल में बनेगा। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो निवासी है उनको हड्डी की बीमारियों के इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। अब हमारे मध्य प्रदेश में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा और यहाँ पर हड्डी की बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश में हड्डी से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के ईदगाह हिल्स पर टीबी अस्पताल के पास बनेगा। और केंद्र सरकार ने 2 साल पहले प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी थी। इसके लिए केंद्र ने 46 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए। और सेंटर में वार्ड, ओटी, मॉड्यूलर ओटी जिसमें कुल्ला प्रत्यारोपण, स्पाइन की सर्जरी, घुटना प्रत्यारोपण की सुविधाएं होगी। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी सेंटर होगा जिसमें सर्जरी के बाद आधुनिक उपकरण की सुविधा मरीजों को मिलेगी। और ओपीडी व एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई की सुविधाएं रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा हड्डी की बीमारियों के इलाज के लिए मध्य प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में बनेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनेगा। क्वेश्चन है हमारा, किस नदी के तट पर 15 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है शिप्रा नदी के तट पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन स्थित शिप्रा नदी के रामघाट तट पर मनाया जा रहा है गंगा दशहरा महोत्सव। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर, देखिए हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सी नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले शिप्रा नदी की, तो शिप्रा नदी की जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल काकरी बर्डी इंदौर से है। और इसका मुहाना कहाँ पर है? चंबल पे जाके ये मिल जाती है, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी है जो इंपॉर्टेंट है, खान नदी शिप्रा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें हम, तो शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। और नर्मदा शिप्रा का संगम उज्जैनी में हुआ है। और उज्जैनी कहाँ पर है? ये इंदौर में है। और देखिए शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में प्रति 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और रामघाट जो है वो शिप्रा नदी के तट पर है और यहीं पर अभी गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट स्थित नीलगंगा सरोवर पर 15 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। और 20 जून को गंगा दशमी पर माता गंगा का अवतरण दिवस मनाया गया। हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और देखिए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 1077 किलोमीटर है। उद्गम स्थल कहाँ पर है नर्मदा नदी का? तो ये अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए इसका मुहाना जो है वो गुजरात में खंबात की खाड़ी में है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें हम, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र पर गुजरती है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी व भारत की 5वीं बड़ी नदी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां कौन सी है? तो सबसे बड़ी है नर्मदा, फिर उसके बाद चंबल, फिर सोन नदी, फिर ताप्ती नदी
और फिर बेतवा नदी। देखिए मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये बेतवा नदी को कहा जाता है। और प्रख्यात ब्लॉग भूगोलविद टालमी ने नर्मदा नदी को नामादोस कहा है और नर्मदा शिप्रा संगम उज्जैनी इंदौर में हुआ है। और देखिए हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी नदी है। तीसरी कृष्णा, यमुना, और पांचवी हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये नर्मदा नदी है। तो याद रखिएगा किस नदी के तट पर 15 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये शिप्रा नदी के रामघाट तट पर मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 जून को यानी आज टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किस जिले से करेंगे, तो देखिए ये दतिया डिस्ट्रिक्ट से करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दतिया डिस्ट्रिक्ट से करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ। दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, देखिए कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये 16 जनवरी को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 16 जनवरी को किया था। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किस डिस्ट्रिक्ट से किया था, तो ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सोमवार को दतिया जिले के ग्राम परासरी से कोरोना टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। और अभियान के पहले दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश के 52 जिलों में 7000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। और प्रत्येक जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें दिन भर चले वैक्सीनेशन कार्य की मॉनिटरिंग की जाएगी। और टीकाकरण महाअभियान के लिए पोस्टर की टैगलाइन सबको वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, मोदी जी का धन्यवाद। याद रखिएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 जून को टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किस जिले से करेंगे, तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट से करेंगे। ठीक है, 21 जून को कर रहे हैं। और 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किस डिस्ट्रिक्ट से किया था, तो ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से किया था। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, तो कौन सा राज्य छूता है, तो ये उत्तर प्रदेश छूता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। वो कौन कौन से राज्य है, ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन, और ये उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ऐसे 8 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से, और एक देश के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन सा देश है, तो नेपाल है। ठीक है, और देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो इसकी राजधानी क्या हो गई, लखनऊ है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। और आनंदीबेन पटेल हमारे मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। दोस्तों अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन कौन से है, तो एक तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित। देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया इसका, और जो सबसे अच्छा आंसर किया है आज का वो आर.के. यादव और एक निकिता तिवारी, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको पूरी डिटेल में बताना है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपको हमारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल की आपको लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।